मैं ईद वाले दिन अपनी बहन के घर कुर्बानी का गोश्त लेकर गया तो सामने का मंजर देखकर मेरा दिमाग चकरा गया। मेरी बेवा बहन की सास और नंदे इसे डंडे से मार रही थी और मेरी बहन चुप करके मार खा रही थी। इसके कपड़े जगह जगह से फटे थे और वो रो रही थी। मेरी बहन की सास ने धक्का देकर मेरी बहन को घर से बाहर निकाल दिया और मुझे कहा कि ले जाओ अपनी बदकिरदार बहन को यहाँ से, इसका हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। पूरे ख़ानदान में इसने हमारी नाक कटवा दी है। बहन के आंसू देखकर मैंने इसे सीने से लगाया और चुप करके इसे अपने घर ले आया था। एक दिन मेरी बीवी अपनी माँ के घर गई हुई थी। मैं कमरे में और मेरी बेवा बहन बाहर सहन में सो रही थी कि अचानक से बारिश शुरू हो गई। मैंने उठकर अपनी बहन की चारपाई अपने कमरे में रख दी। मेरी बहन मेरे कमरे में सो गई, मगर कुछ देर बाद मुझे अपनी बहन की चारपाई हिलते हुए महसूस हुई। ऐसा लगता कोई मर्द इसकी चारपाई पर है। मैंने उठकर जैसे ही कमरे की लाइट ऑन की, सामने बहन को देखकर मेरा दिल फट गया, क्योंकि इसकी चारपाई पर एक मेरा नाम मोहम्मद अली है। मैं लाहौर शहर का रहने वाला हूँ। मेरे माँ बाप फौत हो गए हैं। मेरी एक बहन थी जिसकी मैंने शादी करके इससे अपने घर से रुखसत कर दिया है। मैंने खुद भी शादी कर ली थी। मेरे खुद के 3 बच्चे भी थे, मगर मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी की चलती थी। मैं हमेशा से ही एक कमज़ोर मर्द रहा हूँ। मेरी बीवी के आगे कभी मेरी एक ना चली। कभी कभी तो अपनी बीवी की वजह से मेरा दम घुटने लगता। मैं इसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो हर बात पर जिद करती थी, मेरी एक बात भी नहीं मानती थी। मैं इसकी बात ना मानता तो वो झगड़े पर उतर आती, यहाँ तक कि वो घर छोड़कर चली जाती और मेरे बच्चे माँ की याद में रोते रहते थे। इसलिए मैं अब मजबूर हो गया था। औलाद की जंजीर मेरे पैरों में बंधी हुई थी, इसलिए मैं अपनी बीवी की ग़ुलामी करने पर मजबूर हो गया। मैंने अपनी शादी से पहले ही अपनी छोटी बहन की शादी एक अच्छे घराने में कर दी थी और वो अपने घर में बहुत खुश थी। अक्सर अपने शौहर के साथ हमारे घर आती थी। वो दोनों बहुत खुश थे। बस इनमें एक कमी थी कि इनकी औलाद नहीं थी। मैं हर वक्त यही दुआ करता कि अल्लाह ताला मेरी बहन को भी औलाद से नवाज दे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे कि माह रमज़ान में चौथे रोज़े वाले दिन मेरे बहनोई का एक्सीडेंट हो गया और वो फौत हो गया। मेरी छोटी बहन बेवा हो गई थी। इसके लिए ये गम किसी क़यामत से कम नहीं था। शौहर की वफ़ात के बाद वो अपने ससुराल में ही इद्दत में बैठ गई थी। पता नहीं मेरी बीवी को क्या हुआ था कि वो अब मुझे अपनी बहन के घर भी नहीं जाने देती थी। ना वो खुद जाती थी, लेकिन मैं हर दूसरे दिन छुप कर अपनी बहन से मिलने लाजमी जाता था। मेरी बीवी को डर था कि अगर मेरी बहन को इसके ससुराल वालों ने निकाल दिया तो वह हमारे घर आ जाएगी। इसलिए इसने मुझे साफ साफ कह दिया था कि तुम अपनी बहन से रिश्ता कम कर लो, इसे अपने हाल पर छोड़ दो। ये ना हो कि तुम्हारे गले पड़ जाए। हमारे बच्चे जवान हो रहे हैं, तुम बस अपने बच्चों की फ़िक्र करो। बीवी की बात सुनकर मुझे बहुत दुख होता था। मैं कैसे अपनी बहन को अकेला छोड़ सकता था। वो मेरी एक ही बहन थी जिसे मैंने बड़े प्यार से पाला था। ईद वाले दिन मैंने ईद की नमाज़ पढ़ी और बीवी से कहा कि मैं अपने करीबी दोस्त को ईद मिलकर आता हूँ, मगर मेरी बीवी बहुत तेज़ थी। जब मैं घर से निकलने लगा तो वो मुझे कहने लगी, झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी, तुम सच भी तो बोल सकते थे कि अपनी बहन को मिलने जा रहे हो। मैंने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। मैं ईद वाले दिन कोई बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं चुप करके अपनी बहन के घर चला गया। सारा रास्ता मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। मैं रास्ते में लोगों को देख रहा था जिन्होंने नए कपड़े पहने थे और मेरी बहन ने आज के दिन नया सूट भी नहीं पहना होगा। मैंने बहन के लिए कुर्बानी का गोश्त भी ले लिया था। बहन के घर खाली हाथ जाना भी मुनासिब नहीं था। पहले भी इसकी सास बहुत सख्त थी, बात बात पर इसे गरीबी के ताने देती थी और अब तो इसका शौहर भी फौत हो गया था, जो इसकी साइड लेकर अपनी माँ को चुप करवा देता था। खैर मैं अपनी बहन के घर पहुँच चुका था, मगर वहाँ गया तो एक तमाशा खड़ा था। मेरी बहन का सारा ससुराल जमा था और वो लोग मेरी बहन को मार पीट रहे थे। ये देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। और फिर मेरी बहन की सास ने मुझ पर एक ऐसा इंकशाफ किया
کہ میرا دماغ چکرا گیا۔ وہ کہنے لگی کہ رات کو تیری بہن کا عاشق چھپکے سے اس سے ملاقات کرنے آیا تھا۔ میں نے خود تیری بہن کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ ابھی میرے بیٹے کو گزرے 1 مہینہ بھی نہیں ہوا اور اس نے رنگ رلیاں منانی شروع کر دی ہیں۔ مجھے تو پورا یقین ہے کہ میرے بیٹے کی موت کی وجہ بھی یہی ہے، اس لیے میں اب اسے مزید برداشت نہیں کروں گی۔ میں نے تو یہ سوچ کر اسے گھر میں جگہ دی تھی کہ میرے بیٹے کی بیوہ ہے، لیکن اس نے تو ہماری ہی عزت پر داغ لگا دیا ہے۔ ہمارے گھر میں جوان بچیاں موجود ہیں، اب تم اپنی بہن کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اپنی بہن کی ساس کی باتوں پر میں نے حیرت سے اپنی جوان بہن کو دیکھا تھا، جس کی نندوں نے اسے اس قدر مارا تھا کہ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، لباس جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا۔ میں نے اپنی بہن کی ساس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی، لیکن وہ تو ہمارے خاندان پر ہی کیچڑ اچھال رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے میری بہن فوزیہ کو کسی غیر مرد کے ساتھ خود پکڑا ہے۔ میں نے بہن کی طرف دیکھا تو اس نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی اور اپنی ساس کے الزام کو جھٹلایا تک نہیں تھا۔ میں نے فوزیہ سے پوچھا کہ کیا تمہاری ساس سچ کہہ رہی ہیں، لیکن وہ پھر بھی خاموش تھی اور اس کی خاموشی اسے گناہگار ثابت کر رہی تھی۔ اس کے سسرال والوں نے اس کا سامان میرے آگے پھینک دیا اور کہنے لگے کہ اس بدذات کو اپنے ساتھ لے جاؤ، مرتا کیا نہ کرتا۔ میں ہاتھ پکڑ کر بہن کو گھر لے آیا۔ میری بیوی جو گھر پر بیٹھی تھی، جب اس نے میرے ساتھ میری بیوہ بہن کو دیکھا تو خوب ہنگامہ کیا اور کہنے لگی کہ پہلے یہ اپنے شوہر کو کھا گئی ہے اور اب آپ اسے ہمارے گھر لے آئے ہیں۔ اس کے سسرال والے تو اسے رکھنا نہیں چاہتے، کیونکہ انہیں اپنے بیٹے کی جائیداد اولاد والا حصہ اسے دینا پڑتا۔ آپ کو اسے وہیں چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ اب میں اپنی بیوی کو کیا بتاتا کہ اس کی ساس نے اس پر کیا الزام لگایا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ کچھ عرصہ یہ یہیں رہے گی اور پھر میں اس کی دوسری شادی کا بندوبست کر دوں گا۔ یہ بات میری بیوی کو برداشت نہ ہوئی، لیکن مجبوراً وہ چپ کر گئی تھی۔ ہمارے گھر میں 2 ہی کمرے تھے اور ایک آنگن تھا۔ بہن کی شادی کے بعد اس کا کمرہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے، اس لیے جب فوزیہ آئی تو اس کے لیے کوئی کمرہ نہیں تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ اسے بچوں کے ساتھ ہی ایڈجسٹ کرو، لیکن میرے بچوں نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگے بابا آپ پھپھو کو اپنے کمرے میں رکھ لیں۔ اب میں اپنی بیوہ بہن کو اپنے کمرے میں کیسے رکھتا؟ اس لیے میری بیوی کہنے لگی کہ فوزیہ کے لیے میں آنگن میں چارپائی ڈال دوں گی، وہ آرام سے سو جائے گی، آپ فکر نہ کریں۔ یہ بات مجھے اچھی تو نہیں لگی تھی، لیکن میرے گھر میں میری بیوی کی ہی چلتی تھی، اس لیے میں نے کچھ نہ کہا اور فوزیہ بھی خاموش رہ گئی۔ میں اب تک سمجھ نہیں پایا تھا کہ جو الزام فوزیہ کی ساس نے اس پر لگائے تھے، فوزیہ نے ان کی تردید کیوں نہیں کی تھی؟ کیوں یہ نہیں بتایا کہ اس کا کوئی عاشق نہیں ہے؟ کیا فوزیہ کی ساس سچ کہہ رہی تھی؟ ان سوالوں نے مجھے بہت پریشان کیا تھا، مگر میں نے اپنی اس پریشانی کو اپنے چہرے پر نہیں آنے دیا تھا، کیونکہ اگر میری بیوی کو اس بارے پتہ چل جاتا تو وہ تو فوزیہ کو آنگن میں بھی جگہ دینے کو تیار نہ ہوتی، بلکہ اسے گھر سے نکال دیتی۔ فوزیہ کو آئے 1 دن ہی گزرا تھا کہ میری بیوی نے سارے گھر کی ذمہ داری اس پر ڈال دی۔ باورچی خانے سے لے کر صفائی کا کام اس کے حوالے کر کے میری بیوی بے فکر ہو گئی اور فوزیہ بھی خاموشی سے سارے گھر کے کام کاج کرنے لگی، کیونکہ اسے بھی میری بیوی کی فطرت کا اچھی طرح علم تھا۔ یہ سب باتیں مجھے اچھی تو نہیں لگتی تھی، لیکن میں پھر بھی ایک لفظ کہنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، اس لیے اپنی بہن کو ملازمہ بنے دیکھنے لگا۔ ایک دن میں کام سے لوٹا تو میری بیوی نے بہت عجیب سی بات کی۔ کہنے لگی مجھے فوزیہ کے انداز کچھ ٹھیک نہیں لگتے، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے شوہر کے مرنے کے بعد وہ آوارہ ہو گئی ہے۔ اپنی بیوی کے منہ سے یہ بات سن کر میں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا کیا باتیں کر رہی ہو؟ میری بہن بیوہ ہے، عدت میں ہے، تم اس کے حوالے سے یہ سب کچھ کیسے کہہ سکتی ہو؟ میری بیوی نے منہ بنایا اور کہنے لگی وہی سب کہہ رہی ہوں جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اگر میری بات پر اعتبار نہیں کرنا تو نہ کرو، جلد ہی تمہیں خود حقیقت کا پتہ چلے گا، تب بیٹھ کر اپنا سر پیٹنا۔ میں نے غصے میں پوچھا تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ وہ کہنے لگی تمہاری بہن کسی سے چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرتی ہے، جلد ہی کوئی رشتہ دیکھو اور اسے یہاں سے چلتا کرو، اس سے پہلے کہ بدنامی کا صحرا ہمارے سر پر سج جائے۔ بیوی کی بات پر مجھے فوزیہ کی ساس کی بات یاد آ گئی، کچھ ایسا ہی انہوں نے بھی کہا تھا۔ کچھ دیر کے لیے میں بالکل خاموش ہو گیا اور پھر اپنی بیوی سے کہا کہ فوزیہ کی عدت پوری ہونے دو، اس سے پہلے میں اس کی شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میری بیوی زور سے ہنسی اور کہنے لگی تمہیں اس کی عدت کا خیال ہے؟
लेकिन इसे अपनी इज्जत की परवाह नहीं है। तुम बैठकर यही सोचते रहो और वो तुम्हारा मुंह काला करके निकल जाएगी और हम हाथ मलते रह जाएंगे। बहुत कड़वे लहजे में ये बात कहकर मेरी बीवी बच्चों के कमरे में चली गई थी और मैं सोच में डूब गया था। क्या वाकई मेरी बहन का किरदार ठीक नहीं था? क्या इसका किसी के साथ कोई चक्कर था? ये कैसे मुमकिन था कि इसकी सास और मेरी बीवी दोनों एक ही जैसी बातें कर रहे थे, जबकि मैंने तो अपनी बीवी को ये तक नहीं बताया था कि मैं फौजिया को इसके ससुराल से क्यों लाया हूँ। मैंने सोच लिया था कि मैं अकेले में फौजिया से बात करूँगा और पूछूंगा कि क्या मामला है, और फिर 2 ही दिन गुजरे थे कि मुझे मौका मिल गया। मेरी बीवी बाजार गई थी, बच्चे ट्यूशन गए थे, घर पर मैं और फौजिया ही थे। फौजिया मेरे लिए चाय लाई तो मैंने इसे अपने पास बिठा लिया और पूछा कि इस दिन तुम्हारी सास क्या कह रही थी? तुमने ऐसा क्या किया कि इन्होंने तुम पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया? मेरी बात सुनकर वो सर झुका गई और बिल्कुल खामोश रही, एक लफ्ज़ भी ना बोली। मैंने कहा, फौजिया, इस तरह तुम्हारी बदनामी होगी। तुम बताओ कि आखिर ऐसा क्या हुआ था? फौजिया ने एक नज़र मुझ पर डाली और इसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह उठकर चली गई। इसकी खामोशी मुझे बहुत ही ज़्यादा चुभ रही थी। अगर वो मुझे खुलकर सारी सच्चाई बता देती तो मैं अपनी बीवी का मुकाबला भी करता, लेकिन इसकी खामोशी तो इसे ही चोर साबित कर रही थी। मेरे बहुत पूछने पर भी इसने कुछ नहीं बताया था और फिर ऐसे ही दिन गुजरने लगे थे। एक रात मैं अपने कमरे से निकला तो मैंने देखा कि फौजिया आंगन में चारपाई पर मौजूद नहीं थी। मैंने यहाँ वहाँ देखा लेकिन मुझे कहीं नज़र नहीं आई और फिर थोड़ी देर बाद वो छत की सीढ़ी उतरकर नीचे आ रही थी। मैंने हैरत से पूछा, तुम इतनी रात को छत पर क्या करने गई थी? मुझे देखकर पहले तो वो घबरा गई और फिर कहने लगी कि बस ऐसे ही दम घुट रहा था तो छत पर चली गई थी। इसकी ये बात मुझे हजम नहीं हुई थी। वो तो वैसे ही खुले आंगन में सोती थी, इसे छत पर जाने की क्या ज़रूरत पेश आ गई थी? मुझे लग रहा था कि मेरी बीवी और फौजिया की सास ने ठीक ही कहा था, इसका मसला कुछ और ही था। लेकिन जब तक मेरे पास कोई सबूत न होता मैं अपनी बहन से ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता था। कुछ दिन और गुजरे और फिर एक रोज़ मेरी सास की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरी बीवी कहने लगी कि मैं अपनी माँ के घर रहने जा रही हूँ, लेकिन बच्चों के इम्तिहान हैं, इसलिए बच्चे यहाँ रहेंगे, फौजिया बच्चे संभालेगी। मैंने कह दिया कि ठीक है, चली जाओ, और फिर वो चली गई। मौसम कुछ बरसात का बन रहा था, इसलिए इसके जाने के बाद मैंने फौजिया से कहा कि ऐसा ना हो आधी रात को बारिश शुरू हो जाए, पहले ही मैं तुम्हारा बिस्तर अपने कमरे में लगा देता हूँ, तुम सुकून से मेरे कमरे में सो जाना। फौजिया बावर्ची खाना समेट कर निकली थी। मेरी बात पर राज़ी हो गई और फिर मैंने फौजिया की चारपाई अपने कमरे में डाल दी। आधी रात को मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे फौजिया जाग रही हो और इसकी चारपाई हिल रही हो। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था, इसलिए मैं ये सोचकर खामोशी से लेटा रहा कि शायद इसे भी मेरी तरह नींद नहीं आ रही होगी। कुछ देर तक इसकी चारपाई पर हलचल होती रही और फिर सन्नाटा छा गया तो मुझे भी नींद लग गई। अगली सुबह जब कुछ मामूल के मुताबिक था, अलबत्ता फौजिया की आंखें कुछ सुर्ख हो रही थी। शायद जागने की वजह से ऐसा हुआ था, इसलिए मैंने इससे कुछ न पूछा। लेकिन फिर अगली रात भी मुझे ऐसा ही महसूस हुआ जैसे फौजिया अपनी चारपाई पर कुछ कर रही हो, लेकिन मैं खामोश रहा। और फिर तीसरे दिन जाकर मुझसे रहा ना गया कि फौजिया इतनी रात को क्यों जाग रही है और क्या करती है। मैंने मोबाइल की टार्च जला दी और सामने का मंजर देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गया। रात के अंधेरे में मेरी बहन अपनी चारपाई पर बैठी एक सूखी रोटी तोड़ तोड़ कर खा रही थी। मैं अपनी बहन को इतनी कड़क और बासी रोटी खाते हुए देख रहा था और फिर मैं उठकर इसके सराहने पहुंचा तो वो घबरा कर अपने दुपट्टे में रोटी छुपा गई। मैंने हाथ से इसका दुपट्टा हटाया तो इसमें एक बहुत ही बासी रोटी थी। वो मुझसे नज़रें चुरा रही थी जैसे इसकी चोरी पकड़ी गई हो, इसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। मैंने हैरत से पूछा, फौजिया ये क्या है? अगर तुम्हें भूख लगी थी तो ढंग से खाना खा लेती, ये क्या कर रही हो? मेरी बात पर वो रो पड़ी और रोते हुए कहने लगी, मुझ पर भाभी ने ताज़ा खाने के लिए पाबंदी लगा रखी है, मैं बचा हुआ खाना ही खाती हूँ। मुझे रातों को भूख लगती है, इसलिए बासी रोटी तकिए के नीचे छुपा लेती हूँ और फिर छुपके छुपके आधी रात को खाती हूँ। इसकी बात सुनकर मेरा दिमाग घूम गया था और इससे कहा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी भाभी तुम्हें ढंग से खाना नहीं खाने देती। वो नज़र झुका गई और कहने लगी, दरअसल भाई ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, लेकिन अपने शौहर अकबर के मरने से एक दिन पहले ही मुझे पता चला था
कि मैं उम्मीद से हूँ। अकबर ने कहा था कि वो ये खबर खुद सबको सुनाएंगे, इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा और फिर इसका इंतकाल हो गया। मुझे इतना सदमा पहुंचा कि मुझे ये भी याद ना रहा कि मैं उम्मीद से हूँ। मुझ पे तो क़यामत गुजरी थी। और फिर जब कुछ दिन बाद मैं संभली तो मेरे ससुराल वालों का रवैया मेरे साथ इतना बुरा था कि मैं चाह कर भी इन्हें बता ना सकी कि मैं उम्मीद से हूँ। अलबत्ता मेरी तबीयत कुछ ख़राब रहने लगी। हर वक्त मुझे दम घुटने का एहसास होता। ऐसे ही एक दिन मैं अपने ससुराल की छत पर गई। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी नंद ने अपने किसी आशिक को मिलने के लिए बुलाया है। इत्तेफाक से मेरी सास ने मुझे छत पर जाते देख लिया था। वो मेरे पीछे चली आई। मेरी नंद तो अंधेरे में कहीं छुप गई, लेकिन इसके आशिक के साथ इन्होंने मुझे देख लिया और फिर मुझ पर बदकारी का इल्ज़ाम लगा दिया। मेरी वही नंद सबसे आगे बढ़ चढ़ कर मुझे मारने पीटने लगी और इसने अपना गुनाह मेरे साथ डाल दिया। मैं किसी को कुछ नहीं कह पाई और मुझे घर से भी निकाल दिया गया। जब मैं यहाँ आई तो मैं चाहती थी कि आपको और भाभी को इस बारे में बताऊं, लेकिन भाभी तो मेरा ही बोझ उठाने को राज़ी नहीं थी। अगर इन्हें पता चलता कि मैं उम्मीद से हूँ तो न जाने वो क्या करती। मेरे दिल में ये खौफ बैठ गया था कि वो मुझे अबॉर्शन करवाने का कहेंगी और इसके बाद मेरी दूसरी शादी कर देंगी। इसलिए मैंने ये हकीकत छुपा ली, क्योंकि मैं अपना बच्चा नहीं खोना चाहती थी। मुझे अकबर से मोहब्बत थी और यह बच्चा इसकी निशानी है। अब मुझे बेवक्त भूख लगने लगी थी। कभी मेरा दम घुटता था तो मैं छत पर चली जाती, तो कभी छुप छुप कर खाना खाने की कोशिश करती। आपको तो पता है, पड़ोस में मेरी दोस्त रानो रहती है। मैंने इसे अपने हामला होने का बता दिया था, इसलिए जब मुझे भाभी खाने का ना देती तो वो मुझे कुछ ना कुछ खाने को ला देती। भाभी को लगता है मैं छुप छुप कर किसी से मिलती हूँ। वो कोई और नहीं, रानो है, जो मेरे लिए खाने का इंतज़ाम कर देती है। मैं आपको ये बात इसलिए नहीं कह सकी क्योंकि अगर मैं सच्चाई आपको बताती तो आपका घर खराब हो जाता। मेरी वजह से आप भाभी से झगड़ा करते और भाभी की तो आदत ऐसी है, वो फ़ौरन घर छोड़कर चली जाती है। मैं नहीं चाहती कि मेरे बाद आपका घर भी टूट जाए, इसलिए मैं खामोश रही। और अब ये बच्चों की बचाई हुई रोटी मैंने तकिए के नीचे छुपा ली थी ताकि रात को खा सकूं। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आपको पता चल जाएगा। ये कहकर फौजिया ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और मैंने आगे बढ़कर अपनी बहन को सीने से लगा लिया। मैं अपने आप पर काबू खो बैठा था और ख़ुद भी फूट फूट कर रोने लगा था। मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरे ही घर में मेरी बहन पर क्या जुल्म हो रहा है। इसने तो इतनी बड़ी सच्चाई मुझसे छुपा रखी थी जो शायद इसे पहले मुझे बता देनी चाहिए थी, मगर वो मुझ पर एतबार कैसे करती। कब मैंने खुद को अच्छा भाई साबित किया था, कब मैंने इसे दुनिया वालों से बचाया था। इसके बेवा होने पर भी मैं इसे ससुराल वालों के रहमो करम पर छोड़ आया था और जब इसे घर लाया तो भी बहुत मजबूरी में लाया था। मैं तो इसे अपने घर में तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं दे सका था। कभी इससे नहीं पूछा था कि वो क्या खाती है, कैसे गुजारा करती है, इसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। अपने घर लाने के बाद मैंने इसकी तरफ से आंखें बंद कर ली थी, ये जानते हुए भी कि मेरी बीवी का रवैया इसके साथ कैसा है। मैंने कभी इसे दो बोल मोहब्बत के नहीं बोले थे। मुझे अपनी हर गलती, हर कोताही का एहसास हो गया था। मैंने इसे वादा किया था कि मैं इसका बहुत ख्याल रखूँगा, मैं खुद इसके बच्चे की जिम्मेदारी उठाऊँगा। सारी रात मैं इसके साथ बैठकर इसे दिलासे देता रहा। मैंने खुद अपने हाथों से अपनी बहन को खाना बनाकर खिलाया था। मैंने फैसला कर लिया था कि जब मेरी बीवी आएगी तो मैं इसे दो टोक बात करूँगा। अगर वो मेरे साथ रहना चाहती है तो इसे मेरी बहन को भी इज्जत और मोहब्बत देना होगी, वरना वो अपने घर वापस लौट सकती है। और एक हफ्ते बाद जब मेरी बीवी लौट कर घर आई तो मैंने इसको सामने बिठाया और ख़ुद इससे बताया कि फौजिया उम्मीद से है। यह सुनकर वो गुस्से में आ गई, कहने लगी अगर ऐसा है तो इससे बच्चा ज़ाया करना होगा। इसके बच्चे की जिम्मेदारी कौन उठाएगा, और एक बच्चे की माँ से तो कोई आसानी से शादी भी नहीं करता। मैंने गुस्से से फौजिया को देखा और कहा अब मुझे दुनिया की परवाह नहीं है, मैं वही करूँगा जिसमें मेरी बहन की खुशी है। वो अपना बच्चा रखना चाहती है तो मुझे कोई हक नहीं पहुँचता कि मैं इसकी ज़िंदगी का फ़ैसला करूँ। यह घर मेरे माँ बाप का है और इस पर फौजिया का भी हक है। मेरा सख्त लहजा देखकर मेरी बीवी एकदम खामोश हो गई। पहली दफ़ा मैंने इससे इस लहजे में बात की थी। मैंने इससे कहा कि तुम्हें फौजिया और इसके बच्चे से परेशानी नहीं होगी। जल्द ही मैं ऊपर एक छोटा सा पोर्शन बनवा कर फौजिया को दे दूंगा। ना ही वो तुम्हारी मुलाजमा है और ना ही तुम पर इसकी खिदमत फ़र्ज है, इसलिए तुम अपनी ज़िंदगी गुजारना और वो अपनी ज़िंदगी गुजारेगी।
جب اس کے لیے کوئی مناسب رشتہ آئے گا تو میں خود اس کی شادی کر دوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے بات ختم کر دی۔ فوزیہ جو دور کھڑی تھی، اس کے چہرے پر سکون آ گیا تھا، کیونکہ میری بیوی میرے رویے کی وجہ سے بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ اب اس کی کوئی دھمکی مجھ پر نہیں چلے گی۔ اس دن کے بعد سے میری بیوی کا رویہ میری بہن سے بہت اچھا ہو گیا تھا۔ پھر میری بہن نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ گھر میں بالکل سکون تھا۔ 1 سال بعد میرے کزن اکمل کی ماں نے اپنے بیٹے کے لیے فوزیہ کا رشتہ مانگا تو میں نے اس کی شادی اکمل سے کر دی۔ آج وہ اپنے گھر اور ہم اپنے گھر ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ کو سٹوری کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔